आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉश पीसीएस क्लासेस में स्वागत है। और इस चैनल पर आप लोग के लिए आवश्यक करंट अफेयर्स लाया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी अभियान, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्राम एम्बुलेंस, मूडीज रेटिंग एजेंसी, साथी योजना, हल प्रोजेक्ट, संकल्प योजना, आज तक न्यूज चैनल, डीपीएस नेगी, ओमान करेंसी, एजेएल कंपनी, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा, स्टार्टअप इंडिया पशुपालन अभियान, मिशन सागर को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित समसामयिकी, जिसमें 4 टॉपिक हैं: इको हॉस्पिटल, यूआईडी अथॉरिटी, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और डॉक्टर एम रहमान। और अंत में देखेंगे आज का सवाल, जिसमें है वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इससे विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, समीक्षा करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हर एक करंट टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। क्योंकि यह ट्रिब्यूनल चर्चा में इसलिए था कि हाल ही में विशाखापत्तनम के विजाग गैस प्लांट में गैस लीक हुई थी, जिसके कारण एनजीटी ने उस प्लांट पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसी कारण से यह न्यूज में था। तो एनजीटी के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना यह है फ्रेंड्स, कि पहले से हमारे देश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑलरेडी मौजूद था। तो फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को लाने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी और एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो चूंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह भारत में प्रदूषण का नियंत्रण करता है और यह प्रदूषण से संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान करता है, जारी करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा BS1, BS2, BS3 यानी भारत स्टेज अब 6 लाने की जो बात की जा रही है, तो ये सब जो काम करता है वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। लेकिन इसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं थी। वह किसी संस्था, किसी बोर्ड, किसी व्यक्ति को प्रदूषण को फैलाने के मामले में कोई पेनाल्टी नहीं लगा सकती थी। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया। ये जो है एक तरह का कोर्ट है, न्यायालय है, जहां प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की जाती है और गलती रहने पर यह न्यायाधिकरण कई तरह के पेनाल्टी लगाती है। जैसे हाल ही में विशाखापत्तनम में जो गैस प्लांट है उस पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये बेसिक अंतर था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड विद ह्यूमैनिटी अभियान। इस अभियान की शुरुआत ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग ने मिलकर किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क राशन किट्स बांटे जाएं। यानी आज जो कोविड-19 के कारण बहुत सारे गरीब भूखे रह रहे हैं और खासकर SC ST के लोग, तो इसका मकसद यह है कि ST परिवार को फ्री में खाना मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पर 2 संस्था का नाम आया है, ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग। इसके बारे में देख लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके संस्थापक हम लोग जानते हैं पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं। वही ट्राइफेड जो है यह एक आदिवासियों के कल्याण करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। यह न्यूज में इसलिए था कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में इस सोसाइटी के शताब्दी समारोह के अवसर पर संबोधित किया था। और चूंकि 8 मई जो पिछले दिन गुजर चुका, उस दिन जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इस कारण यह सुर्खियों में था। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम एम्बुलेंस। ग्राम एम्बुलेंस की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज में की है, जिसका मकसद यह है कि प्रत्येक गांव से एक गाड़ी को एम्बुलेंस की सेवा दी जाएगी। यानी प्रत्येक गांव के गाड़ियों द्वारा एम्बुलेंस की सेवा देने के मकसद से ग्राम एम्बुलेंस की शुरुआत यूपी सरकार ने की है, ताकि कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। आगे देखते हैं मूडीज रेटिंग एजेंसी।
चूँकि यह एक रेटिंग करने वाली एजेंसी है और ऐसी-ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो इसी एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर जो बताया है, वह 0 बताया है कि भारत का विकास दर इस वित्तीय वर्ष में हम 0 रहेगा, 0 रहेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अलग-अलग रेटिंग एजेंसी जो है अपने स्तर पर अलग-अलग तरह का अनुमान लगाती है। आगे देखते हैं साथ ही योजना। इस योजना की शुरुआत साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है पारदर्शिता के साथ शिक्षार्थियों को अच्छी सेवा प्रदान करना। क्योंकि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं मिल पा रही है और इसी कारण से जो है यह योजना की शुरुआत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं पहल प्रोजेक्ट। यह न्यूज़ में इसलिए था फ्रेंड्स कि यह प्रोजेक्ट जो है दरअसल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और इसके तहत अमेरिका जो है गरीब देशों को कोविड-19 से नियंत्रित करने के लिए कुछ वित्तीय मदद कर रहा है। उसी के संदर्भ में अमेरिका ने हाल ही में भारत को कोविड-19 पर कंट्रोल पाने के लिए $3 मिलियन की सहायता राशि देने की है। नेक्स्ट देखते हैं संकल्प योजना। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जिसका उद्देश्य है 24 घंटे यानी दिन भर पुलिस द्वारा बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। ये अच्छा पहल है। नेक्स्ट देखते हैं आज तक न्यूज़ चैनल। तो ये चूंकि एक न्यूज़ चैनल है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शहरों में देखा जाने वाला सबसे प्रसिद्ध चैनल बन गया है आज तक, जबकि दूसरे स्थान पर इंडिया टीवी है। यह अनुमान किसने लगाया है? BACR इंडिया एक संस्था है, उसी ने यह अनुमान लगाया है। तो BACR के बारे में देख लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है DPS नेगी। तो ये चर्चा में इसलिए थे कि इन्हें हाल ही में लेबर ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बनाया गया है और चूंकि लेबर ब्यूरो जो होता है वह श्रम मंत्रालय के अधीन होता है और वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार। आगे देखते हैं तोमान करेंसी। चूंकि यह नई करेंसी न्यूज में सुनने के लिए मिली है जिसका संबंध ईरान से है, यानी ईरान की जो अभी वर्तमान करेंसी रियाल है उसके जगह पर अब वह ओमान करेंसी को अपनाएगा। इसका कारण यह है कि अभी चूंकि कोविड-19 के कारण इस देश का जो करेंसी का स्तर जो है वैल्यू जो है काफ़ी गिर चुका है और दूसरी बात है कि इस करेंसी का संबंध जो रियाल है वह इसका संबंध सऊदी अरबिया से भी है। तो चूंकि सऊदी अरबिया एक सुन्नी कंट्री है इस्लाम मजहब में और ईरान जो है शिया पंथ के मानने वाले देश हैं। तो ये सब कारण से जो है ईरान अब अपनी एक नई करेंसी तोमान को अपनाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं AJL कंपनी। AJL कंपनी जो है वह न्यूज़ में इसलिए थी कि ये नेशनल हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर का प्रकाशन करती है और इस कंपनी का पूरा नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी मुंबई में स्थित है और हाल ही में ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस कंपनी पर छापेमारी करके 16.38 करोड़ रुपया यानी लगभग 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें ईडी ने कहा है कि इस जमीन की जो खरीदारी की गई थी वह गैर कानूनी तरीके से की गई थी और इसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता मोतीलाल वोहरा का नाम आ रहा है, तो इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा। तो आरोग्य संजीवनी नाम के एक ऐप भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका मकसद क्या था, आयुष दवाओं पर मतलब शोध अनुसंधान को बढ़ाना। लेकिन यह एक इंश्योरेंस है, यह एक बीमा है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइफ ने लॉन्च किया है, यानी SBI लाइफ ने लॉन्च किया है। यह एक हेल्थ इंश्योरेंस है, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप इंडिया पशुपालन अभियान। तो वर्तमान में अभी जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं वह है गिरिराज सिंह और इस अभियान की शुरुआत पिछले साल वर्ष 2019 में मथुरा में की गई थी। इसके तहत जो है 12 लोगों को लगभग 1.02 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दिया गया है, इसलिए यह न्यूज में था। और एक लास्ट देख लेते हैं मिशन सागर। तो मिशन सागर जो है भारत सरकार और भारतीय नौसेना का संयुक्त एक पहल है जिसका उद्देश्य है अपने पड़ोसी देशों को आवश्यक खाद्य पदार्थ और दवाएं मुहैया कराना। इसके लिए नौसैनिक जहाज केसरी का प्रयोग किया जा रहा है। नौसैनिक जहाज केसरी के द्वारा मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य पदार्थ और दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर और देखते हैं कि बिहार से संबंधित कौन कौन से समसामयिकी बन रहे हैं। तो इसमें जो है पहला है पीकू अस्पताल।
तो पीकू हॉस्पिटल जो है यह मुजफ्फरपुर में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए एक 70 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जाए। यानी पीकू हॉस्पिटल का संबंध चमकी बुखार यानी एईएस से है, और चूंकि यह जो बीमारी है वह ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में 70 बेड वाला एक अलग हॉस्पिटल बनाया है, जिसे पीकू हॉस्पिटल कहा जा रहा है। आगे देखते हैं यूआईडी अथॉरिटी। तो यूआईडी अथॉरिटी न्यूज़ में इसलिए थी कि अप्रैल से जो है बिहार में जनगणना शुरू होने वाला था वर्ष 2021 के लिए, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी इसे रोक दिया गया है। फिर भी कुछ ऐसी संस्था है जो जनगणना के बारे में कुछ अनुमान अपने तरफ से लगा रही है। उसी में यूआईडी अथॉरिटी की गणना की जा रही है। इसने कहा है कि वर्ष 2021 में बिहार की जो आबादी होगी वह भारत में दूसरे पोजीशन पे होगी। अभी जो है बिहार तीसरे नंबर पर है, लेकिन वर्ष 2021 में बिहार महाराष्ट्र को पीछे करके दूसरा स्थान प्राप्त कर लेगी। तो इसलिए यह न्यूज़ में था, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अभी जो है पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा बिहार का है। जबकि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश तो अपने प्रथम स्थान पर रहेगा ही, लेकिन बिहार जो है अपने एक स्थान को जंप कर जाएगा और दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेगा, यानी जनसंख्या के मामले में सेकंड रैंक हासिल कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस संस्थान का संबंध बिहार राज्य से है। चूंकि भारत में जो रोड का यानी सड़क का जो रख रखाव किया जाता है, निर्माण किया जाता है, या उससे संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में बनी हुई है। इसी के द्वारा पूरे राज्य में रोड से संबंधित हर तरह का काम किया जाता है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपना अपना एक रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर एम रहमान। डॉक्टर एम रहमान सुर्खियों में इसलिए थे कि ये पटना में कोचिंग चलाते हैं, और इन पर जो है अब हाल ही में फिल्म बनने वाली है। बहुत खुशी की बात है, जिसमें डायरेक्टर जो होंगे वह दीपक भागवत और माधव सक्सेना होंगे। जबकि एम रहमान की जो भूमिका निभाएंगे उसके लिए 3 अभिनेता का चुनाव किया गया है, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना। अब उसमें से कोई एक डॉक्टर रहमान का रोल प्ले करेंगे। एक लास्ट देख लेते हैं जमुई जिला के बारे में। तो जमुई जिला के बारे में न्यूज़ ये है कि यह बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो कोविड-19 से मुक्त है। यानी 6 से 37 जिला में कोरोना वायरस पाया जा चुका है, लेकिन जमुई जिला में एक भी कोरोना वायरस के मरीज नहीं पाए गए हैं, इसलिए न्यूज़ में थे। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पर, यानी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पर। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये होगा ऑप्शन बी, आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। हाल ही में ग्राम एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में ग्राम एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार। तीसरा है, चर्चा में रहे ओमान करेंसी का संबंध किस देश से है? चर्चा में रहे ओमान करेंसी का संबंध किस देश से है? ये होगा ऑप्शन बी, ईरान। ऑप्शन बी, ईरान। आगे, हाल ही में लेबर ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में लेबर ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यह है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे एजेएल कंपनी कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन करती है? चर्चा में रहे एजेएल कंपनी कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन करती है? ये होगा ऑप्शन बी, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड। अब देखते हैं फ्रेंड्स बिहार से संबंधित कुछ एमसीक्यू। इसमें पहला है, बिहार का वह एकमात्र जिला जो कोरोना से पूर्णतः मुक्त पाया गया है। बिहार का वह एकमात्र जिला जो कोरोना से पूर्णतः मुक्त पाया गया है। ये होगा ऑप्शन बी, जमुई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाला भारत का एकमात्र और पहला राज्य कौन बना है? रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाला भारत का एकमात्र और पहला राज्य कौन बना है? तो ये होगा ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन बी, बिहार। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहे पीकू हॉस्पिटल का संबंध किस बीमारी से है? चर्चा में रहे पीकू अस्पताल का संबंध किस बीमारी से है? तो ये होगा ऑप्शन बी, एईएस। ऑप्शन बी, एईएस। ये था फ्रेंड्स आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। अब चलते चलते देखते हैं आज का सवाल।
लेकिन आज का सवाल जानने से पहले हम पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। और पिछला जो क्वेश्चन था जिसका सेंटर था एमपी लैट्स, तो एमपी लैट्स के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। एमपी लैट्स का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरियाज डेवलपमेंट स्कीम। इसकी शुरुआत वर्ष 1993 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हर एमपी को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का काम करना और उसके लिए 5 लाख प्रति वर्ष का फंड मुहैया कराया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह फंड बढ़कर 5 करोड़ रुपया हो गया है, यानी अब हर एमपी को प्रति वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एमपी लैंड्स के फंड को 2 साल के लिए रोक दिया है और कहा गया है कि इससे जो पैसे बचेंगे उसका इस्तेमाल कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में किया जाएगा। तो एमपी लैट्स के तहत जो 2 साल के लिए फंड्स रोका गया है, उसके तहत कुल भारत को लगभग 8,000 करोड़ रुपया की बचत होगी और यह एक बहुत बड़ी राशि है। तो ये जो 8,000 करोड़ रुपया की बचत होगी, इसका जो उपयोग होगा वह कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि एमपी लैंड्स को 2 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताया है, क्योंकि एमपी लैंड्स के तहत जो पैसे भेजे जाते हैं वह डायरेक्ट एमपी के अकाउंट में नहीं भेजा जाता है, वह डीएम के अकाउंट में, जिलाधिकारी के अकाउंट में भेजा जाता है। लेकिन जो विकास का काम किया जाता है वह एमपी और जिलाधिकारी दोनों के मिलीभगत से की जाती है और शायद ही कोई ऐसा जिलाधिकारी होते हैं जो एमपी के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एमपी लैट्स के तहत पैसे का घोटाला किया जाता है जिलाधिकारी, एमपी और ठेकेदारों के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये देखा गया है कि कई बार एमपी लैट्स के तहत जो राशि मुहैया कराया गया वह संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया, उससे बहुत सारे पैसे वापस लौट आए। इससे यह पता चला कि एमपी के द्वारा पूरे जिम्मेदारी के साथ यह काम पूरा नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि चूंकि एमपी का काम होता है विधायिका यानी संसद में पहुंच करके कानून का निर्माण करना, लेकिन फिर उसी एमपी से कार्यपालिका का भी काम करवाया जाता है, विकास का काम भी करवाया जाता है, यानी एक ही व्यक्ति को दो पावर दिया गया है। तो यह भारतीय संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। तो ये सब कारणों से कहा गया था कि एमपी लैट्स को 2 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स एमपी लैट्स के बारे में। अब देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, इससे विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, समीक्षा करें। फिर से सुने, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, इससे विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, समीक्षा करें। तो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा सवाल और इस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट जो है 66वीं की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।